कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ये रोम का टाइम टेबल पक्का आपके पीछे पड़ा हुआ है। मुझे भी ऐसा लगता है। आपको पता है, आज ये ऑफिस में मुझे आपके खिलाफ भड़का रही थी अलग। वो एकदम एक अच्छे बच्चे की तरह बोले तो गोलू को बड़ा प्यार आया उन पर। इतना परफेक्ट संजीदा इंसान यूं उसके संग बिल्कुल कभी कभी बच्चा बन जाया करता था। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? मुझे सच में बहुत गुस्सा आया। आपको याद है, आप एक बार अपनी गलती होने पर भी बीच रोड पर उस आदमी से लड़ते हुए उसे क्या धमकी दे रही थी, जब उसने आपके उस फेवरेट नीली कुर्ती पर कीचड़ उछाल दिया था। उसकी गलती थी उस दिन, गोलू चीखी। पर अलग आधी रोड पर खड़े होकर ऑटो आप रुकवा रही थी और वो गाड़ी रोड पर चला रहा था, फिर भी उसकी गलती थी। ओके ओके, पर आपने धमकी क्या दी थी वो तो बताइए। मैं तेरे बाल नोचकर तुझे टकला करके फिर शहर में वांटेड के पैपलेट चिपकवा दूंगी और रिवार्ड 1 रुपये 50 पैसे रखूंगी। सेम यही बोलने का मन हुआ था मेरा। पर ये सफ़ेद पुट्टी टकली होकर लगेगी कैसे? गोलू कुछ सोच कर बोली। अलग, मैंने सिर्फ सोचा था, करना नहीं है। वो कुछ हंसकर बोले। अच्छा ठीक है, वैसे एक बात बताइए, मेरी बुराई कर रही थी आपसे वो? किसी की इतनी हिम्मत है क्या अलग? आप हमेशा याद रखना, विक्रमादित्य की जिंदगी में अलग है तो उसकी सांसें हैं। जानती हैं सबसे बड़ी खासियत क्या होती है एक पति पत्नी के रिश्ते की? जानती हूँ, पापा कहते थे मेरे। पति पत्नी के रिश्ते में बात करना बहुत ज़रूरी है। जिन बातों का कोई भी मतलब ना हो वो बातें भी बोलनी चाहिए, कहनी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि कोई बात यूं ही नहीं होती। गोलू उनके गले से लगकर बोली तो उन्होंने प्यार से उसके इर्द गिर्द बाहें लपेट दी। बिल्कुल सही कहते थे, और मैंने आपसे ही तो सीखा है ये सब, और आपके दोस्तों से भी। अच्छा, वो कैसे? गोलू सर उठाकर बोली। प्यार प्यार होता है अलग, पर दोस्ती और भी स्पेशल होती है। मैंने देखा है कैसे समीर नमिता जरा सी बात पर भागे चले आते हैं तुम्हारे पास, और बातें भी कैसी तुम लोगों की एक बात जिसका भले ही दूसरों की नज़रों में कोई मतलब ना हो, पर तुम लोगों को उस पर 2 घंटे दे ही देने हैं। पता नहीं कैसे एक छोटी सी बात के 1000 मतलब कैसे निकाल लेते हैं आप तीनों। पर सच कहूँ, यही जिंदगी है अलग। पैसा सब कुछ दे सकता है, पर आपकी असलियत भी कहीं छिपा देता है। हम किसी भी कितनी अच्छी खूबसूरत जगह जाएं और वहां से वापस जब आना हो और घर में कोई यूं आपकी बातों को सुनने वाला हो, तो वहां होने का मज़ा तो है ही। घर पहुंचने का भी अपना अलग मज़ा है कि ये बताना है और वो सुनना है। वो धीरे धीरे बोल रहे थे और गोलू खामोशी से सुन रही थी। समीर और नोनू मेरी ज़िंदगी की मजबूती हैं, और आप मेरी मेरी ज़िंदगी हैं मिस्टर रंधावा। हम जानते हैं, बोलकर उन्होंने गोलू के माथे को चूम लिया। और आपकी ज़िंदगी भी ऐसी ही रहेगी, और उसकी मजबूती भी। पता है, समीर इसे चिंच पोकली की राजकुमारी कहता है, वो बोली तो वो एकदम खुलकर हंस दिए। आप लोग भी ना, कितने नाम देंगे उन्हें? वो बोले ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। लो आ गई 9 बजे की टाइम लाइन। गोलू घड़ी की तरफ देख दरवाजे की तरफ जाकर बोली। डाइनिंग पर एक गहरा सन्नाटा था। हेड कुर्सी पर बैठे विक्रमादित्य, उसके पास लगी चेयर पर गोलू, और सामने रासा बैठी हुई थी। एनी प्रॉब्लम मिस्टर रंधावा? वो कुछ हदा से उन दोनों को देखकर बोली। एक तरफ वो बेहद ध्यान से खाना खा रहे थे और दूसरी तरफ गोलू मैडम खाने पर रहम ना दिखाते हुए अपने स्टाइल में खा रही थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस राजनंदिनी। ओह, मुझे लगा मेरे यहाँ रहने से मिसेज रंधावा को कोई प्रॉब्लम है। उसकी इस बात से गोलू ने खाने से ध्यान हटाकर उसकी तरफ किया। आप ज़्यादा सोचिए मत राजकुमारी जी, आपको मेरे पति के राज्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात मेरी, तो मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा नहीं तो। वो खाते खाते बोली तो रासा को आखिरी बात कुछ समझ नहीं आई, तो उसने ना समझी से गोलू को देखा, जिस पर विक्रमादित्य ने जल्दी जल्दी अपनी मुंहफट पत्नी की ओर आंखें फाड़ कर देखा कि कहीं ये अपनी कही बात को क्लियर ना करने लगे। पर वो फिर खाने में बिजी हो गई थी। आराम से मिसेज रंधावा, खाना कहीं चला नहीं जाएगा। रासा कुछ व्यंग से बोली तो ये सुनकर चम्मच पर उनकी उंगलियां कसी।
मैं खाना चुरा कर नहीं लाई हूँ जो ऐसे खाऊं कि किसी को पता ही नहीं चले, गोलू झट से बोली। हाँ फिर भी एक डाइनिंग एटिकेट्स होते हैं। आई एम राइट मिस्टर रंधावा? उनसे बिल्कुल मत पूछिए, वो मेरे इसी खाने की स्टाइल पर फिदा हुए थे, है ना जानू? वो तो बोल नहीं पाए। गोलू कुछ यूं अदा से बोली कि उन्हें खाना गले से उतारने के लिए पानी पीना पड़ा और रासा का मुंह बना। वो कुछ देर खामोश रही, फिर कुछ बोली। वैसे आपका वो दोस्त क्या नाम था उसका? हाँ समीर, काफ़ी क्लोज है आपके? हाँ बहुत, गोलू झट से बोली। मिस्टर रंधावा से भी ज़्यादा? वो बातों को गोल घुमा रही थी। मिस रासा एक बात बताइए, आपको मेरे ऊपर पीएचडी करनी है क्या? नहीं, अगर करनी है तो आप प्लीज़ आराम से बैठिए, मैं ना एक एक बात आराम से आपको बताऊंगी। नहीं मिसेज रंधावा, ऐसा कुछ नहीं है, बस। रासा कुछ तैस में आ गई थी उसके जवाब से, पर नॉर्मल ही बोलती रही। अक्सर इतना करीबी दोस्त आई मीन रोम में तो बेहद नॉर्मल है, पर जहाँ तक मैं इंडिया आई हूँ और जितना सुना है यहाँ के बारे में, काफ़ी अलग सोच होती है इंडिया के लोगों की एक लड़के लड़की की दोस्ती के बारे में। सही कहा आपने, एक तो कीड़े पड़े इन बॉलीवुड वाली मूवीज के लोगों को। डायलॉग भी तो बना दिए ऐसे कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। और सच बताऊं, ऐसा होता भी है अक्सर, दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। तो आपकी भी बदली होगी मिसेस रंधावा, आई मीन आप इतना जानती हैं तो मैंने पूछा। प्लीज़ डोंट माइंड। अरे नहीं नहीं, आपको ये राज की बात बताऊं, मैं खाना खाते हुए बहुत अच्छे मूड में होती हूँ। और रही बात दोस्ती को प्यार में बदलने की, जब तक मैं उस दहलीज पर आई कि समझूं कि एक लड़का और लड़की सिर्फ ठेले पर मोमोज खाने, एक दूसरे के बाल नोचने के अलावा भी कुछ करते हैं, तब तक मिस्टर रंधावा मुझ ना समझ भोली लड़की के लिए ये सिंदूर और चूड़ियाँ लेकर प्रकट हो गए। अब आप ही बताइए, वो मुंह में पनीर का एक पूरा पीस ठूस कर बोली। क्या अत्याचार नहीं हुआ मेरे साथ जब रात को मीठे मीठे सपने देखने के दिन थे, मम्मी की साड़ी पहन फ्री पल्लू बनाकर लम्हे की श्रीदेवी बनने के दिन थे, जब सर्दी की शादी में स्लीवलेस पहन बिल्कुल सर्दी का एहसास ना करते हुए लड़कों को लाइन मारने के दिन थे, तब तक इन्होंने मेरी कमर का कचरा कर दिया था, सब सत्यानाश हो गया। गोलू बोली तो रासा तो समझी नहीं। पास बैठे विक्रमादित्य को ऐसा लगा कि वो उठे और कहीं भाग जाएं। जिस लड़की को ये अपने घर में ना बर्दाश्त कर रही थी, अब तक उसे वो पिछले 10 मिनट से अजीब अजीब किस्से बता रही थी, वाकई उनकी बीबी अजूबा ही थी। खाना वो सब खा चुके थे, पर गोलू की बात ना खत्म हुई थी। और रासा, उसने तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। उसने सोचा था कुछ ऐसा बुलवा देगी गोलू के मुंह से जिससे मिस्टर रंधावा की कोई इनसिक्योरिटी भी पकड़ लेगी, पर मामला उल्टा हुआ। वो आराम से खाते हुए भी शांत थे और अब सोफे पर बैठे हुए भी उसे देखते हुए भी बिल्कुल शांत थे। ओके मिसेस रंधावा, मेरे सोने का टाइम हो गया है अब। रासा, विक्रमादित्य की नज़रें सिर्फ गोलू पर देख, जब उससे बर्दाश्त ना हुआ तो वो तुरंत बोली। वो अभी भी महंगी रेशम से बनी बेहद क्लासी ड्रेस और मेकअप में थी, और सामने बैठी गोलू नॉर्मल से नाइट सूट में, मतलब वो खाने के समय पर ही कपड़े सोने वाले पहनी थी, बिना किसी ड्रेसिंग सेंस के, पर फिर भी वो विक्रमादित्य के करीब उनकी नज़रों में थी। और रासा, उसे तो उन्होंने देखा भी नहीं था सही से, इतनी इंसल्ट उसे आजकल महसूस होती थी। पर वो मजबूर थी, ठान लिया था उसने, एक दिन ज़रूर उसे हटाकर उसकी जगह ले लेगी। पर फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं था, उसकी हर कोशिश नाकाम ही हुई थी अभी तक। गुड नाइट मिस्टर रंधावा, रासा उठते हुए बोली। अरे कहाँ जा रही हैं आप? बैठिए ना, कुछ और बातें करते हैं। ऐसा करते हैं, कल के कल मैं नोनू और समीर को घर बुला लेती हूँ, कल छुट्टी है मेरी। और आप, बड़ा इंटरेस्ट भी है आपको मेरे दोस्तों में। मिस्टर रंधावा, अब भी कल ऑफिस मत जाना, घर से काम कर लेना, गोलू उन दोनों से बोली। ओके, मिस्टर रंधावा सर हिलाकर बोले। उनके लिए तो उनकी बीबी ने पहली बार कुछ मांगा था तो मना कर दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, नोनू और समीर एक साथ तीनों, उन्हें तो आदत थी उनकी बेफालतू की बातों की। पर रासा, फाइनली उन्होंने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा बेचारगी से, तो वो खिल उठी। ओके राजकुमारी जी, जाओ आराम करिए, कल आपको फिर जागना भी तो है। विक्रमादित्य कुछ सोच कर बोले तो रासा मुस्कुरा उठी थी अब। जी बिल्कुल। वैसे आपको कोई काम तो नहीं कल जरूरी? विक्रमादित्य ने पूछा।
नहीं मिस्टर रंधावा, अब आप घर पर होंगे तो मेरा ऑफिस में क्या काम, मेरे सारे काम तो यहीं से हो जाएंगे। वो शब्दों को घुमाकर बोली तो उन दोनों पति पत्नी ने एक साथ हाथ बांधे हुए सर हामी में हिलाया और उसके जाते ही अलैक वो बाल नोचने की हद तक पागल होगी या फिर पागलों की तरह नाचने तक। वो उसके जाने की दिशा में देखते हुए ही बोले, दोनों काम करेगी मिस्टर रंधावा, आपको अपनी बीवी पर कोई शक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी विदाई मुझे आज भी याद है। गुड, अब उसके पीछे की कमर नहीं दिखाई दे रही तो नजरें घुमा सकते हैं। व्हाट? वो एकदम मुड़कर बोले। क्या वाट? अब जब तक वो घुस नहीं गई कमरे में आप तो देख उसे ही रहे थे, पीछे से सेक्सी लगती है ना। कुछ भी अलग, मैं नहीं देखता किसी की कमर, आप कहाँ से ये दिमाग लगा लेती हैं? मतलब कोई अपने पति से ऐसे कहता है क्या? हाँ, मैं कहती हूँ ना, कमर से आपका वैसे भी पुराना नाता है। अलग? नो, वो कुछ बेचारगी से बोले। अच्छा, तो मेरी कमर आप तोड़ते नहीं हैं क्या? आपकी बात और है ना, मेरी बीबी हो ना आप। और हाँ, क्या कह रही थी आप डाइनिंग पर? जानू, वो कुछ शौक हुए। अच्छा, परफेक्शन की दुकान को अब सोना बाबू वाला प्यार भी अच्छा लगता है? वो उनके शर्ट पर कुछ लटक कर बोली। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो कह दीजिए ना कि मेरी जान, आप कुछ भी कहें सब मेरे कानों की अमृत समान लगता है। अगर आपके कोमल कंठ की आवाज़ सुनाई ना दे तो मेरे कान सुनना बंद कर दें। अगर आपके सुंदर मुख की छवि दिखाई ना दे तो मेरे नैनों की ज्योति छिन जाए। अरे मेरी प्रियतमा, आपके लिए तो मैं मजनू, माहीवाल, फरहाद सब बन जाऊंगा। वो पूरा माहौल बनाकर अदा से बोली तो वो खुलकर हंस पड़े। आपका मुंह नहीं दर्द होता अलग? वो बमुश्किल अपनी हंसी रोक कर बोले। नहीं, आपकी हंसी देखकर बोलना वसूल हो जाता है। और अब चलिए, आज कमर तुड़वा ही लेते हैं आपसे अपनी। गोलू उठते हुए उनकी तरफ आई, ब्लिंक कर बोली तो वो कुछ फुर्ती में आए। एक सेकंड भी नहीं लगाया था उन्होंने सोफे से उठकर गोलू को गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ने में। आई लव यू, वो उसे बेड पर लिटाकर उसे बाहों में जकड़ कर बोले। आई लव यू टू, गोलू उनके होठों को हल्के से छू कर बोली। आपको नहीं लगता आप बदल गए हैं मिस्टर रंधावा? कल को कोई ये कहे कि मैंने आपको अपने हिसाब से बदल दिया तो? पहली बात तो सिर्फ आपके लिए बदला हूँ और उसे बदलना नहीं कहते, इसे मोहब्बत कहते हैं अलग। नहीं, फिर भी मैं क्या हंटर वाली बीबी हूँ जो आपको इतना अपने जैसा करने लगी हूँ? नहीं, कुछ कहकर कुछ लड़कर बदलो, वो बदलना होता है अलग। आपके लिए तो मैं खुद ही बदल गया। जानती हैं क्यों? आप जैसे हो, कोई आपसे वैसे ही प्यार करे, कोई बदल के करे तो सौदा करे। क्या आप हिंदी फिल्में देखते हैं क्या? और वो भी मोहब्बतें टाइप? वो एकदम हैरानी से बोली। मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, कॉलेज लाइफ हमारी भी थी और हम भी प्योर हिंदुस्तानी ही हैं। थोड़ा बहुत देखा है हमने भी। और ये डायलॉग पूरा नहीं है, इसे हम पूरा करते हैं। तो कोई आपसे प्यार करे तो जैसे हो वैसे करे, और कोई बदल के करे तो सौदा करे। पर जब कोई यूं प्यार करे कि जिंदगी लगे तो बस वही करे जो आपका दिल करे। मोहब्बत शब्दों की सीमाओं में बंधी रहे, वो मोहब्बत नहीं, मोहब्बत तो अनंत है। बस उसके साथ बह जाओ, अगर प्यार करने वाला आपके जैसा हो, बिल्कुल निस्वार्थ मासूम। पर आप तो कहते हैं मैं मासूम नहीं हूँ। वो उनकी बातें सुन कुछ भीगी हुई पलकें चुराकर मुंह बनाकर बोली। आप मासूम ही हैं अलग, बस आप जानती नहीं, और आप भी तो बदली हैं हमारे लिए। वरना वो लड़की जो रोमांस के नाम पर लिए हुए गुलाब को भी पैसा वेस्ट होना कहती थी कि कोई इसका करेगा ही क्या। वो मेरे लिए 16 श्रृंगार करती है, कुछ स्पेशल बनाती है, यूं नम आंखें छिपा लेती है और मुझ पर किसी की नज़रें देख पागल हो जाती है। विक्रमादित्य मुस्कुराकर बोले तो वो धीरे से उनके सीने में छिप गई और उन्होंने भी उसे आगोश में समेट लिया। और उम्मीद के मुताबिक उसके वो चुन्नू मुन्नी हाजिर हुए, पर कुछ मुंह बनाए हुए। क्या हुआ, मुंह क्यों बनाए हो? गोलू ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा। वजह पीछे है, बोलता हुआ समीर अंदर घुस आया तो उन दोनों के पीछे फुल ऑन मेकअप में सीता गीता प्लस उसकी माता श्री खड़ी थी। कहना क्या चाहता है तू कि हमारी वजह से तेरा मुंह बना हुआ है? सीता आंटी बोलते हुए अंदर इंटर हुई। कहना चाहता नहीं, कह रहा हूँ, आप लोगों को जब भी हमारे साथ कहीं जाना होता है नाक ही कटवानी होती है।
इन्होंने फिर से ऑटो वाले के साथ बीच रोड पर लड़ाई की। गोलू ने पलटकर नोनू को देखा तो उसने हामी में सर हिला दिया। सिर्फ लड़ाई नहीं, अपने पहलवान हाथों से उसका मीटर तोड़ उसकी आंखों के सामने करके दिखाया कि 150 रुपया ही बना है किराया। हद है, अपना वजन नहीं देखती ये। अरे जब 2 लोगों की अकेले जगह ले रही हैं तो पैसे तो डबल ही लगेंगे। समीर वाकई खिसिया चुका था। चुप कर, अपनी माँ के लिए कोई ऐसा बोलता है? अरे तू जब पेट में था तब मैंने तो नहीं कहा कि कितना वजन है। 4 किलो का पैदा हुआ था ये। सच कहते हैं लोग, माँ के त्याग की कोई कीमत नहीं है यहाँ। सीता जी पल्लू में मुंह लगाते हुए पूरी निरूपा राय बन चुकी थी और बाकी उनकी डोली फ्रेंड भी सखी धर्म निभाते हुए उन तीनों को एक लाइन से घूर रही थी। वैसे आप लोग कैसे? गोलू शायद कहना ये चाहती थी कि कोई काम था, क्योंकि बुलाया तो उसने नोनू और नोने को था। पर अब तो ये बोल भी नहीं सकती थी कि मेरे मुंह से निकल गई, क्योंकि उसके कहे शब्द उन तीनों को टीवी सीरियल की तरह सदमे वाले झटके 3 बार दे चुकी थी। देखा कितनी नासपीटी एहसान फरामोश औलाद है हमारी गीता। अरे एक माँ का दिल तक नहीं समझते। अपने बच्चों का मुंह देख एक माँ पूरी जिंदगी जीती है और बच्चे अपनी माँ का मुंह तक नहीं देखना चाहते। इतना भारी भरकम डायलॉग ललिता जी बोली तो वो तीनों सदमे में गए। ये हमारा मुंह देख जीती हैं? अरे कल तक तो इन्होंने इस बात पर मुझे चप्पल फेंक कर मारी थी कि मैंने इनके सास बनी उल्टा का रिपीट टेलीकास्ट देखते हुए खाना मांग लिया था ऑफिस से आकर। नोनू ताजी ताजी चोट सर पर महसूस कर बोली। एक नंबर की ड्रामेबाज हैं कि तीनों, समीर धीरे से बोला ताकि सिर्फ पास खड़ी नोनू और गोलू को सुनाई दे। पर माँ के कान तो माँ के हैं। सुन लिया। और जैसे ही नया ताना उन पर पड़ता पीछे से आवाज आई, कैसे हैं आप लोग? विक्रमादित्य हल्की मुस्कान से आगे आए। फिलहाल ये पूरा क्रियाकलाप गेट पर ही होने लगा था और सामने हाल के सोफे पर बैठे वो तो मुस्कुरा रहे थे, पर पास बैठी बेचारी राजनंदिनी सदमे में चली गई थी। अच्छे हैं दामाद जी? एकदम से वक्त जज्बात सब बदल गए। हटो सामने से। वो उन तीनों औलादों को धक्का देकर अंदर एंटर हुई और उन्हें पकड़कर अपने बीच में सोफे पर बैठा लिया। दामाद जी, नोनू और समीर की शादी तय हो गई है, इसलिए पहला कार्ड आपको देना है, इसलिए सोचा हम भी चलते हैं। आप ज़रूर आना। सीता जी बड़े प्यार से बोली। जी बिल्कुल आंटी, वो बेहद प्यार से बोले। अरे तुम तो बेटा वही हो जो विदेश से आई हो। कार्ड देकर सीता जी पलट कर बोली। जी आंटी, ये राजकुमारी राजनंदिनी है और मिस राजनंदिनी ये अलग की माँ, ये उन दोनों की आंटी, आई मीन समीर और नमिता की माँ है। हेलो बेटा जी, आप तो बड़े गोरे हो, क्या लगाते हो? सवाल बोलती हुई सीता गीता दोनों रास्ता के बीच में करती उसके पास बैठ गई। जी, वो जो अभी सदमे में ही थी एकदम नासमझी से बोल उठी। अरे वो छोड़ो, ये लो बेटा जी लड्डू, वो उसके मुंह में रखते हुए बोली। अरे आप तो हमारी बेटी दामाद की मेहमान हैं तो पहला लड्डू आपके लिए। अरे अपने हाथों से बनाए हैं हमने, देसी घी भर भर कर डालकर, वो बोली तो रासा को वो लड्डू निगलते हुए आंख लगभग बाहर आने को हुई। और वो तीनों त्रिमूर्ति के साथ विक्रमादित्य ने भी आराम से उस सीन का मजा लेना शुरू किया। अरे एक और लो। नहीं, वो एकदम झटके से उठी। वो आई मीन मैं शुगर कंज्यूम नहीं करती। क्या? वो दोनों एक साथ बोली। मतलब मैं मीठा नहीं खाती, मैं थोड़ा फिगर कॉशियस हूँ। वो लगभग घुटन की हद तक बनावटी हंसी से बोली। वो तो कहो वो सामने थे, वरना आते ही जो नज़ारा उसने देखा था उसे ये लोग जंगली ही लगे थे। अच्छा समझ गए, तुम भी डाइटिंग करती हो, तभी तो देखो बेटा जी। अरे इतनी गोरी हो आप, अगर थोड़ी सी मोटी हो जाओ तो फिल्मों की हीरोइन सब फेल हो जाएंगी आपके आगे। हीरोइन? वो कुछ उलझी हुई बोली। एक्ट्रेस? समीर सोफे पर बैठकर उसे समझाकर बोला। ओ पर मुझे एक्ट्रेस नहीं बनना, वो फिर कुछ अनकम्फर्ट सी बोली। चलो कोई बात नहीं। वैसे बेटा जी ये कुंडल बड़े प्यारे हैं, कहाँ से लिए? गीता आंटी ने नया सोसा छोड़ा। कुंडल? वो फिर उलझ गई। ईयरिंग? समीर ने फिर क्लियर किया। ये 1 पीस है, सिर्फ ऑर्डर पर ही कस्टमाइज होते हैं। वो फिर गुस्सा दबाकर बोली। अच्छा कितने के हैं? 10 करोड़ के। क्या? ठग गई बेटा जी तुम। अरे सेम ऐसे ही गली के मोड़ पर 100 रुपए के मिलते हैं। मिसेस रंधावा, व्हाट इज दिस? आखिर राजनंदिनी बोल ही पड़ी उनकी बात सुनकर। आप तीनों छोड़िए राजकुमारी जी को, अरे वो सब फर्स्ट कॉपी ही पहनती हैं, वो भी बहुत महंगी वाली। सेकेंड हैंड चीज़ें तो वो छूती तक नहीं है ना मिस रासा?
गोलू उन्हें साइड करते हुए बोली तो रासा को उसकी बात का मतलब साफ समझ आया। पर फिलहाल वो उन दोनों के अपने पास से उठने से खुश थी, क्योंकि उनके पास से आ रही वो खुशबू से जानलेवा लग रही थी। गोले, खाने में क्या है? समीर हल्का सा खिसक कर उसके पास आकर बोला। तुम्हारा सर, गोलू उसे घूर कर बोली। रासा ने ध्यान दिया, वो मिस्टर रंधावा के पास ही बैठी थी और समीर उसके दूसरी तरफ बिल्कुल पास। पर मजाल है विक्रमादित्य के चेहरे पर कोई सिकन आई हो। अजीब था सब उसके लिए तो सब कुछ परफेक्ट होना ही सिविलाइज्ड होना है। पर आज अलग ही रूप देख रही थी वो। उसके हिसाब से ये व्यवहार तो जंगली होने जैसा है, पर वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे उस माहौल में भी। कितने अलग थे वो दोनों, पर फिर भी इतनी मोहब्बत। आज दिमाग खराब होने के साथ ना जाने क्यों अलग ही दिशा में सोच रहा था उसका। उसे चिढ़ हो रही थी यहाँ उस माहौल में, और वो बिल्कुल आराम से थे और तो और खुश थे। वहीं घी की फैक्ट्री में बना हुआ स्टील के डिब्बे में रखा हुआ लड्डू विक्रमादित्य आराम से खा रहे थे, जो उसका मन अभी भी खराब किए हुए था। पर फिलहाल अभी के लिए उतना झटका कम था। जो दूसरा झटका उसे ठीक खाने के टाइम से पहले उसके रूटीन के खिलाफ ही 7 बजे ही सीता गीता आंटी के कहने पर खाने की टेबल पर लगा। वो तो मिस्टर रंधावा के कहने पर बैठ गई थी, पर यहाँ तो टॉर्चर था, क्योंकि उन त्रिमूर्ति ने सारे सर्वेंट को हटाकर खुद से ही 1-1.5 घंटे के अंदर पनीर 2 प्याज़ा, पुलाव, रायता, पूड़ी, रोटी, गाजर का हलवा और 2-4 डिश और बना ली थी। ये सब क्या है? रासा एकदम पंगला देने की हद से बोल पड़ी। खाना है बेटा जी, ललिता जी तुरंत बोली। नो, ये खाना खाकर मुझे अभी के अभी मरना नहीं है। रासा कुछ चीखी। नहीं राजकुमारी जी, कोई नहीं मरता। अरे हमें देखिए, बचपन से खा रहे हैं और जिंदा है भगवान की कृपा से, नोनू धीरे धीरे बोली। आई कांट। रासा एकदम बाल नोचने की हद तक पागल हुई। क्या बेटा जी? अरे खाकर तो देखो, बहुत अच्छा बनता है। ये क्या है? वो एक तरफ उंगली करके बोली। पनीर। सॉरी, मैं डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाती। क्या? पर ये तो पनीर है, हमने अपने हाथों से बनाया है, डेयरी से नहीं आया, ललिता जी बोली। अरे वो कहना चाहती हैं कि वो दूध से बनी चीज़ें नहीं खाती। आपने बनाया अपने हाथ से ही है, पर दूध तो गाय माता का ही है। समीर फिर ट्रांसलेटर बना। ही इज करेक्ट। वो एकदम बीपी हाई हो जाने की हद तक लंबी लंबी सांस लेकर बोली। अच्छा तो कोफ्ते बना दूँ? सीता आंटी तुरंत बोली। कोफ्ते? रासा फिर उलझी। आंटी जी, राजकुमारी जी को हार्ट अटैक नहीं दिलवाना है आपके कोफ्ते देखकर, वो इसी में एडजस्ट कर लेंगी। और राजकुमारी जी, कोफ्ते आप बिल्कुल ना समझो, और सीता आंटी के बने हुए तो बिल्कुल भी ना समझो। आई एम सॉरी मिस्टर रंधावा, मैं कुछ नहीं खा सकती इसमें से, आप समझ सकते हैं ना। ऑफ कोर्स, आप कुछ मत खाइए, आप बस पानी पी लीजिए, बाकी आपके टाइम पर आपके हिसाब से खाना मिल जाएगा। विक्रमादित्य बेहद मुश्किल से हंसी रोक कर बोले। थैंक यू मिस्टर रंधावा। गीता आंटी, पानी दीजिए राजकुमारी जी को, गोलू तुरंत बोली। हाँ हाँ, वो जल्दी से बोली और जल्दी से पानी ग्लास में डाल उसके साथ वही लड्डू फुर्ती दिखाकर उसके आगे किए। खाली पानी नहीं पीते बेटा जी, गीता आंटी बोली, और रासा को बाल नोचते हुए एकदम नाचने का ही मन हुआ। रासा एकदम उठी और जोर से चिल्लाई, नहीं। क्या हुआ बेटा जी, कोई परेशानी है? ललिता जी ने उसके चिल्लाते ही बड़े प्यार से पूछा, तो उसने खुद को कंट्रोल कर सर ना में हिलाया। अच्छा बैठो तुम, कुछ ना खाओ ये सब। थैंक गॉड, वो उनके बोलते ही बोली, पर अगली लाइन फिर उसका देश दिमागी संतुलन खराब कर गई। मैं ना तुम्हारे लिए देसी घी डालकर ब्रेड से सेक उसमें आलू का भरता भरकर अंग्रेजों वाला कुछ बना देती हूँ, बिल्कुल मोटापा नहीं आएगा उसमें। वो क्या कहते हैं, सैंडविच, समीर फिर बोला। हाँ वही बना देती हूँ, पर उसमें देसी घी आलू का भरता, व्हाट नॉनसेंस, उसे हम सैंडविच नहीं कहते। और ये मोटापा क्या होता है? वो तुरंत दिमाग का दही करवा के बोली। फैट राजकुमारी जी, और वैसे भी हम तो नूडल्स में भी देसी घी खा लेते हैं, समीर बेचारगी से बोला। हाँ तो कितने फीके होते हैं वो। अरे घी में कितना स्वाद होता है पता है, सीता आंटी तपाक से बोली। और कोलेस्ट्रॉल भी, रासा मुँह बनाकर बोली। कुछ भी हो, माहौल तो जम गया था। फिलहाल सबके खाने और रासा के कुछ नहीं खाने के बाद फाइनली सबने विदा लेने की सोची, और रासा ने सुकून की सांस लेने की। खैर, रासा को दांत किलस कर टूट जाने की हद तक गुस्सा दिलाते हुए जाते जाते वो तीनों महिला मित्र उसे भी कार्ड थमा ही दिए।
नोनू और समीर का, आना ज़रूर बेटा, मैं ना तुम्हारे लिए अपने हलवाई से कहकर अलग से वो मोटापा ना होने वाला खाना बनवा दूंगी, देसी घी डाल के। और हाँ, जानती हैं हलवाई एक बड़ी सी कढ़ाई जो बिल्कुल काले रंग की होती है, उसी में सब बना देते हैं। अपने बड़े से पेट को साइड में करके नोनू कुछ ज़्यादा ही जानकारी देकर बोली। नो नो थैंक यू, वो नोनू के बोलते ही तुरंत बोली। अरे नोनो क्या, तुम आना, इसी बहाने मोहल्ले वाले ही राजकुमारी से मिल लेंगे, है ना गीता? सीता जी तुरंत बोली। जी आऊँगी, वो वाकई खुद को जब्त कर बोली। तुम लोग चल रहे हो? उन्होंने जाते जाते समीर से पूछा। हाँ चल रहे हैं, पर कोई झगड़ा नहीं, वरना कसम से अब की चाहे कुछ भी हो मैं साफ बोल दूंगा कि मैं नहीं जानता उन लेडीज को। चुप कर, तेरा माथा फोड़ दूंगी उसी वक्त, और उसी खून का डीएनए करवा कर साबित कर दूंगी कि तुम तीनों हमारी ही औलाद हो। मैंने क्या कहा? अब जो आप लोग मुझे समेट रही हो, गोलू तनकर आगे आई। सब जानते हैं तुम तीनों लोग एक ही सुर में बोलते हो। वैसे ये डीएनए वाली बात आप लोगों ने कहाँ से सीखी? समीर ने कुछ सोच हैरानी से उन तीनों त्रिमूर्तियों को देख पूछा। टीवी सीरियल से, वो घमंड से बोली। हाँ तो मैं आप सब लोगों को ये बता दूं, टीवी सीरियल देखते हुए दिमाग यूज किया करो, उसमें दिखाया हुआ कुछ भी लॉजिकल नहीं होता। कभी मच्छर इंसान बन जाता है, कभी औरत डायन बन जाती है, और कुछ लोग उसे ही देख ज़्यादा ज्ञान देवता बन जाते हैं। समीर बीच में चिढ़ता हुआ बोला और आगे निकल गया। बाकी सब भी गोलू और उनके पतिदेव को बाय बोलते हुए बाहर निकल गए। उनके जाते ही गोलू वो लड्डू का डब्बा जो उसकी माँ वहीं छोड़ गई थी, उसे खोल लड्डू खाते हुए उसे किचन में रखने चली गई, अपने पतिदेव को फ्लाइंग किस देते हुए। मिस्टर रंधावा, व्हाट इज़ दिस? आई मीन मैं समझती हूँ आप मिसेज रंधावा से शादी कर चुके हैं, पर आपको नहीं लगता इतनी अलग है उनकी फैमिली? कहना तो वो जंगली चाहती थी, पर फिलहाल बात घुमाकर ये बोली। अलग तो हम सभी होते हैं एक दूसरे से मिस राजनंदिनी, इसमें नया क्या है? अब हर इंसान एक जैसा तो नहीं जी सकता। हाँ वो बात सही है, पर अगर हमारे लिए नहीं बदल सकते तो हम भी उनकी तरह क्यों बदल रहे हैं? मन की बात जुबान पर आ ही गई थी, क्योंकि देख रही थी वो कि कितने आराम से वो उन सबके साथ कंफर्ट में थे। तरीका भले ही अलग हो, पर देते तो वो हमें अपने तरीके से प्यार ही हैं। मैं बदल नहीं रहा और ना ही उन्होंने मुझे बदलने के लिए कहा, बस हर बात जताई नहीं जाती। आपको पता है अलग की माँ सिर्फ अलग की माँ नहीं है, मेरी भी है। जानती हैं मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि मुझे खाने से पहले गर्म पानी पीना पसंद है, पर वो जान गई। शादी से लेकर आज तक कभी उन्होंने वो नियम कभी नहीं तोड़ा। मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है और अलग को नहीं पसंद है, फिर भी इसकी चाय से पहले मेरी ब्लैक कॉफ़ी वो पहले बनाती हैं। ऐसी बहुत सी आदतें हैं मेरी जो मैंने कभी उन्हें नहीं बताई, पर उन्हें पता है। किसी भी रिश्ते में प्यार, अपनापन बहुत बड़ी बड़ी बातों का मोहताज नहीं होता। सच पूछो तो इन्हीं छोटी छोटी बातों से इंसान अपने अपनों से बच जाता है। वो बेहद शांति से बोले तो रासा कुछ खामोश हुई, फिर कुछ सोचकर बोली, पर मिस्टर रंधावा। गुड नाइट मिस राजनंदिनी, वो उसके आगे बोलने से पहले ही बोले। ज़्यादा बकवास करना उन्हें वैसे भी पसंद नहीं था। गुड नाइट मिस्टर रंधावा। रासा उनके कुछ बिगड़े हुए तेवर देखकर बोली। उसकी पूरी की पूरी फैमिली पागल है आंटी, आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? पर वो जंगली लोग, उफ, आपको पता है मैंने कैसे उन्हें झेला है। आज तक मैंने कभी किसी की एक नॉनसेंस बात सुनना तो दूर की बात, नौबत तक नहीं आने दी उसकी। और यहाँ रासा कमरे में आकर लगभग अपना सारा गुस्सा करुणा जी पर निकाल चुकी थी। शांत हो जाओ राजनंदिनी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था बहुत टेढ़ी खीर है वो लड़की। इतना जल्दबाजी करोगी तो सब मामला बिगाड़ दोगी। मैंने कितनी मुसीबत से प्लान बनाकर तुम्हें वहाँ भेजा है। आई नो आंटी, पर मैं क्या करूं? मिस्टर रंधावा तो जैसे पागल हो गए हैं उसके प्यार में। पता नहीं क्या दिखता है उस लड़की में उन्हें, और उसकी वो फैमिली और उसके वो पागल दोस्त। सब जानती हूँ मैं, सबसे पहले मैं उन दोनों नमूनों से ही मिली थी। वो कुछ चिढ़कर उधर से बोली। कभी हाथ पकड़ लेता है, कभी पास बैठ जाता है, कभी बाल खींचता है, पर मजाल है उसका भी फर्क मिस्टर रंधावा पर हो। क्या बात है राजनंदिनी, तुम कब से इतनी छोटी सोच की हो गई, उन मिडिल क्लास लोगों की तरह? करुणा जी ने कहा।
मैं नहीं हो गई हूँ आंटी, पर यहाँ इंडिया में तो ये सब चलता है ना, वो कुछ झल्लाही सी बोली। चलता होगा पर विक्रमादित्य नहीं सोचेगा ऐसा। तो वो लड़की तो सोच सकती है, वो तो मिडिल क्लास है ना, वो तुरंत बोले। हाँ तो उसे सोचने का मौका दो ना तुम। कोशिश की थी मैंने, पर मिस्टर रंधावा को उसके अलावा कुछ कहाँ दिखता है। ठंडे दिमाग से सोचो राजनंदिनी, और सीधा सीधा विक्रम से कुछ मत कहो, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा उसे तुम्हें घर से बाहर निकालने में। आई नो, मैं जानती हूँ ये बात, पर आप टेंशन ना लो, ऐसे हार तो मैं नहीं मानूंगी। बोलते हुए राजनंदिनी ने फोन रखकर एक कातिल स्माइल की, बिना ये जाने कि वक्त हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता, और मोहब्बत उसका रंग तो उसने अभी देखा ही नहीं था। क्या हुआ, क्या कह रही थी वो चंपाडायन? कमरे में आते ही गोलू बोली। कुछ नहीं, ना समझ है, विक्रमादित्य धीरे से आंखें बंद किए हुए बोले। अच्छा, बच्ची है 4 साल की जो ना समझ है? वैसे पटा तो वो आपको रही ही है। आज देखा था मैंने कैसे मरी जा रही थी मेरी माँ और उनकी डोली फ्रेंड्स का मुंह नोचने के लिए। विक्रमादित्य धीरे से करवट बदल कर बोले। क्या? कुछ बोलिए भी, कि आज फिर मौन तपस्या पर चले गए हैं? सर दर्द हो रहा है? अच्छा, ज़्यादा हो रहा है क्या? वो एकदम नर्म हुई तो उन्होंने तुरंत आंखें खोल गोलू को देखा। वाकई ना जाने कितने रूप थे उनकी बीबी के, पल में काली माता और पल में बिल्कुल शांत देवी जैसी। बस हल्का हल्का। आप इधर आइए, मैं वाम लगा देती हूँ, बोलकर गोलू प्यार से उनकी तरफ बढ़ी तो वो मुस्कुरा उठे। क्या है? वो ना समझी से बोली। कुछ नहीं, बस आई लव यू। ठीक है, मैं भी बहुत करती हूँ, वो उनकी आंखें देख बोली और फिर बाम उठा लाई। आइए मिस रासा, वो गाड़ी से उतरकर मुड़कर बोले तो वो जो आसपास के माहौल से एकदम पैर अपने सर पर रखने की सोच रही, यही होश में आई। सारे फैसले उसके ऊपर ही भारी पड़ रहे थे, जो वो उनके करीब रहने और गोलू को अनकंफर्ट करने के लिए ले रही थी। गोलू का तो कुछ नहीं होता, बाकी वो फंसी जाती थी। तो हुआ ऐसा, अब नोनू और नोने की शादी की तैयारी हो ही गई थी, तो फिलहाल गोलू माता को विध सम्मान उनके पति परमेश्वर की मर्जी के समीर पहले ही ले आया था, और गोलू ने भी 1000 बातें समझाकर उन्हें आने को बोला था हल्दी मेहंदी वाले दिन। अब वो तो पत्नी भक्ति करते हुए सुबह ही तैयार हो गए थे, तो रासा ने मौके पर चौका लगाया और आखिर वो खुद फंसी। वो कुछ कच्ची पक्की गलियां, जिसमें दोनों लाइनों में बने हुए कुछ अच्छे कुछ बुरे घर, छोटा सा ग्राउंड जिसमें खेलते हुए बच्चे, किसी घर से साबुन की महक, किसी घर से किसी के सब्जी के मसालों की महक, कहीं मोटर से ओवरफ्लो होकर निकलता पानी, और कहीं 4 बूढ़ी औरतें पंचायत करती हुई हल्की धूप सेकते हुए। कुल मिलाकर बिल्कुल ठेठ भारतीय माहौल, जिसकी रासा मैडम ने कभी कल्पना भी ना की थी। कभी कभी अपने पापा के मुंह से ज़रूर इंडिया को याद करते हुए कुछ कुछ सुना, पर ऐसा नहीं। वो वाकई पागल सी हो रही थी। ऊपर से गली के बाहर नाली के काम की वजह से गाड़ी वहीं पार्क करनी पड़ी, और रही सही कसर पूरी की समीर और नोनू के घरों के बाहर लगे सामियानों ने कर दी, जो अभी कल शादी के लिए और आज हल्दी मेहंदी के लिए बनाया गया था, जिसमें साइड में बैठे हुए मोटे से एकदम खुश मूड में गाना गाते हुए खाना बनाते हुए हलवाई। उसने झट से ध्यान दिया, वाकई एक बड़ी काली कढ़ाई जिसमें तेल की नदी में सुनहरे तलते हुए समोसे। देखते हुए ही रासा को पसीना आ गया। आर यू ऑल राइट मिस रासा? विक्रमादित्य उसे एकदम सदमे में गए हुए जाते देखकर बोले। हाँ मैं ठीक हूँ, वो तुरंत हाथ में पकड़े हुए महंगे हैंडबैग से रुमाल निकाल पसीना पोंछते हुए बोली। उसने ध्यान दिया था आसपास के लोग उसे ही देख रहे थे, कि उसकी नज़र दूर से आती हुई वो तीनों डोली फ्रेंड्स और गोलू पर पड़ी। वो तुरंत थोड़ा खिसक कर विक्रमादित्य के करीब खड़ी हुई कि गोलू मैडम ने आकर उन्हें तुरंत झटक लिया। आप तो कह रहे थे कि सुबह ही आ जाएंगे, अब टाइम मिला है आपको? अलग एक ज़रूरी मीटिंग थी, और अभी शायद प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम टाइम पर हैं। वो प्यार से उसकी तरफ देखकर बोले। वो पीली और ग्रीन साड़ी में गजब ढा रही थी। अरे आप टाइम से ही हैं दामाद जी, पानी पत्ता कुछ नहीं, आते ही उनके सर पर बैठ गई, ललिता जी तुरंत सफाई देते हुए बोली, और जल्दी से सीता आंटी को इशारा किया तो उन्होंने आरती की थाली से उनकी आरती उतार ली,
और फिर रासा को साथ देख उसके मुंह पर भी तूफानी रफ्तार से आरती की थाल घुमा दी। ये क्या है? रासा मुंह और जलते दिए की लौ और सुलगती हुई धूप बत्ती और मुंह और सर पर फेंके हुए फूल देख पागलों की तरह बोली, अरे बेटा जी, आरती है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और अब घर के अंदर चलो, हलवाई ने अभी ही गर्मा गर्म समोसे तले हैं, चाय के साथ चलेंगे दामाद जी? बिल्कुल, वो मन भावन मुस्कान के साथ बोले। नहीं, रासा मैडम तुरंत बोली, देखिए आंटी, आपने कहा था मुझे ये सब नहीं खिलाएंगे। अरे हाँ हाँ बेटा जी, आपके लिए मैंने ना महंगे फ्रूट्स मंगवा दिए हैं, वो खा लेना। अच्छा किया दामाद जी ने जो पहले ही फ़ोन करके हमें बता दिया। समीर को चौक से उठते ही तुम्हारे मन की सारी तुम्हारी मोटापा कम करने वाली चीज़ें मैंने मंगा ली थी, वो बेहद अपनेपन से बोली। यही तो इंडिया है, और कुछ भले ही कम हो जाए पर खाना खिलाने जैसे जीने के लिए सांसें। और आपको पता है, आपके चक्कर में मेरी माता सी ने मेरी ही शादी है इसकी भी परवाह नहीं की। मिस्टर रंधावा के फ़ोन आया कि बस मेरे सर पर सवार हुई सिरा वाली माता। समीर भी वहीं आ गया था। फिलहाल हल्दी की तैयारी भी, और वो पीले कुर्ते में था। आसपास खूब धमाल का माहौल था, भले ही लाख मुंह बिसारे रासा, पर माहौल कुछ अलग ही था वहाँ का। राजकुमारी राजनंदिनी ने एक से एक हाई पार्टियां अटेंड की थी और ऑर्गेनाइज भी करवाई थी, पर सब टाइम पर या टाइम से पहले ही आते, और हज़ारों की भीड़ होने के बावजूद भी मजाल है शोर हो जाए। और यहाँ सब काम कर रहे थे, कहीं कोई कुछ बोल रहा था, कहीं कुछ। घर के अंदर आकर भी माहौल यूं ही था, और उसके लिए व्यवस्था अलग से थी। और विक्रमादित्य भी कुछ प्यार से गोलू के साथ कुछ कहते हुए मुस्कुराते हुए साइड में खड़े, वो और खुलकर हंसती हुई गोलू। बस समझ का ही तो फेर था उसके, वरना वो बिल्कुल परफेक्ट थे एक दूसरे के साथ। ऊपर से उन तीनों डोली फ्रेंड्स का इतना ध्यान रखना, उसका प्यार किसी को बुरा नहीं लगता तो वो चाह कर भी उन्हें मना नहीं कर पाई थी। वाकई एकदम फ्रेश फूड, बेहद महंगा डाइट कोक और फिल्टर पानी, सब उसके कंफर्ट के हिसाब से तो ही था। अरे राजकुमारी जी, कुछ खा लीजिए, गोलू उसके पास बैठकर बोली। उसने उसे ध्यान से देखा, अलग सी लग रही थी गोलू। पीली ग्रीन मिक्स साड़ी, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ भी बेहद सिंपल लुक, पर बेहद खूबसूरत। लगता ही नहीं था उसे देखकर कि उसका पति इतना बड़ा बिजनेसमैन है। सुनिए मिस्टर रंधावा, कुछ पूछ लीजिए राजकुमारी जी से, आप ही लेकर आए हैं और ध्यान भी नहीं रख रहे, वो उनसे शिकायत कर बोली। तो रासा ने हैरानी से उसे देखा, तब तक वो ललिता जी के बुलाने से जा चुकी थी और वो रह गए थे। क्या देख रही हैं मिस रासा? विक्रमादित्य हल्का सा मुस्कुरा कर बोले। नथिंग, वो गोलू को देखते हुए बोली। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है राजकुमारी राजनंदिनी, जबकि आप जानबूझकर कुछ बातें ऐसी बोलती हैं जो मुझे बर्दाश्त नहीं होती। विक्रमादित्य बोले तो रासा ने उनकी तरफ मुड़कर देखा। नो मिस्टर रंधावा, मैं आपको हर्ट नहीं कर सकती कभी, वो अपनी सफाई देते हुए जल्दी में बोली। पर फिर भी आपसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई शिकायत। जानती हैं क्यों? रात 3 बजे तक मैरिज हॉल में बिताने के बाद नींद से काफ़ी संघर्ष करके मैंने इस टाइम वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है। बाकी कल का पार्ट कब तक आएगा मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकती हूँ, लेकिन इतना पता है आप लोग मेरे इस एफर्ट के लिए एक लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। अब मैं नींद से त्रस्त हूँ तो चलती हूँ अपनी नींद पूरी करने के लिए। आप लोग कहानी को एंजॉय कीजिए। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।